Welcome to my channel Educate Banking Technology, and today we are going to discuss a very unique and latest topic, which is latest guideline by the RBI on digital lenders. So RBI has issued a latest guideline on the digital lenders की इशू है 8 मई 2025 को। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक कवर्ड किए गए हैं, डिजिटल लेंडर्स को किन बातों का ध्यान रखना है, क्या वो डिजिटल लेंडर्स के हित में है और कितना उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट जाएगा इस डिजिटल लेंडर की नई गाइडलाइंस के हिसाब से, और बोरोवर्स को कितना बेनिफिशियल है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम डिजिटल लेंडर में क्या क्या नए रूल्स लाए हैं आरबीआई ने। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट पेज। तो इंट्रोडक्शन है इसमें, बेसिकली वही डिजिटल लेंडिंग जो 8 मई 2025 को लॉन्च किया गया है उसके बारे में। तो इसका एम बेसिकली यही है कि जो बोरोवर्स है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और जो डिजिटल लेंडिंग है उसके मेथड्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। तो देखिए क्या क्या आरबीआई ने नए चेंजेस लाए हैं इस चीज़ को पूरा करने के लिए। सो फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी के ऊपर जान लेते हैं कि किन किन लेंडर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल है, कौन कौन से इस रूल्स के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट जो है वो बैंक्स हैं। बैंक्स के अंदर ये डिजिटल लेंडिंग वाली जो गाइडलाइंस है, जो भी बैंक्स डिजिटल लेंडिंग के थ्रू लेंडिंग कर रहे हैं उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होता है। सिमिलरली जो एनबीएफसीज हैं, जो एनबीएफसीज डिजिटल लेंडिंग के द्वारा मार्केट में पैसा बांट रही है, उनके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने देखा होगा कि काफ़ी थेफ्ट एंड क्रेडिट करके जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो भी काफ़ी डिजिटल लेंडिंग करती हैं, तो उनके ऊपर भी ये रूल एप्लीकेबल है। फिनटेक कंपनीज और फिनटेक पार्टनर्स जो उसमें एलएसपी या लोन सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम बोलते हैं उसके रूप में काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये गाइडलाइन एप्लीकेबल है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा कि क्या टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। जैसे डीएलए बोला गया है, डीएलए का मतलब है डिजिटल लैंडिंग ऐप। डिजिटल लैंडिंग ऐप कोई सी भी हो सकती है जिसके हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर कोई लोन फंड करवा पाते हैं, उसे हम डिजिटल लैंडिंग ऐप बोलते हैं, और जो आपको कई प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। जनरली हम इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। सेकंड है इसमें एलएसपी। एलएसपी टर्म किसके लिए यूज किया गया है? जो लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स में किस तरह की सर्विसेज हो सकती हैं कि वो कस्टमर हैंडलिंग सर्विस ऑफर कर रहे हो, या लोन प्रोसेसिंग सर्विस ऑफर कर रहे हो, लोन सोर्सिंग कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो, या उसकी अंडरराइटिंग कर रहे हो। तो ये हम एलएसपी के इसको हम एलएसपी में काउंट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा डिसबर्समेंट रूल्स, क्या चेंजेस हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले डिसबर्समेंट रूल में है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट डायरेक्टली विल गो टू द बोरोवर्स बैंक अकाउंट। कि जो लोन अमाउंट का डिसबर्समेंट है वो डायरेक्टली बोरोवर्स के बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ना कि किसी थर्ड एलएसपी के अंदर में या किसी थर्ड पार्टी के अंदर में। नो थर्ड पार्टी अकाउंट अलाउड। तो जनरली आपने देखा होगा डिजिटल लैंडिंग जो है कई बार हम एलएसपी के अकाउंट में कर रहे हैं, या किसी उसके रिलेटिव के अकाउंट में कर रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में डिसबर्सल कर रहे हैं। तो वो थर्ड पार्टी डिसबर्समेंट जो है वो डिसअलाउ कर दी गई है। अब किसी भी थर्ड पार्टी के अकाउंट में पेमेंट नहीं जाएगी। देन रीपेमेंट भी डायरेक्टली टू बैंक और एनबीएफसी के अकाउंट्स में आनी चाहिए, कि जो जिस अकाउंट में हमने पेमेंट करी है उस अकाउंट से डायरेक्ट जो रीपेमेंट है हमारे बैंक या एनबीएफसी के अकाउंट में ही आनी चाहिए, किसी थर्ड पार्टी या किसी एलएसपी के अकाउंट में वो नहीं जानी चाहिए। तो ये तो हमारे डिसबर्समेंट रूल नए चेंज हुए हैं। इसके अलावा जो कूलिंग पीरियड है वो कूलिंग पीरियड दिया गया है। कूलिंग पीरियड बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई लोन हमने कस्टमर को दिया और कस्टमर उस लोन के प्रोडक्ट या फीचर से सेटिस्फाई नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को वो कितने टाइम पीरियड के दौरान कैंसिल कर सकता है, उसे मना कर सकता है। तो इसे हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं। तो इसमें बोरोवर कैन कैंसल लोन विद इन 1 डे। अगर कोई लोन आज डिसबर्स हुआ है तो आज तक का पीरियड है कि आप उसे कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एनी इश्यू इन द लोन, और कोई भी कमर्शियल में आपको कोई डिस्कनेक्ट रहता है तो। नो एक्स्ट्रा चार्ज प्रोसेसिंग में बी अप्लाई। अगर इसमें ऐसा कुछ होता है तो आपका कोई भी चार्ज, जो प्रोसेसिंग फीस है, पीएफ है, या प्लेटफॉर्म फीस है, या कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस है, वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे एज पर आरबीआई न्यू रूल। लेट्स से कि अगर आपने कोई 20,000 का लोन लिया है तो वो आप अगले दिन ही कैंसिल करा सकते हैं, और आपका जो रिफंड अमाउंट है वो कंप्लीट 20,000 आपके अकाउंट में वापस आना चाहिए, अगर वो विद इन टाइमलाइन पीरियड जो कि 1 डे का है के अंदर हुआ है तो चलिए नेक्स्ट रूल क्या है इसमें। नेक्स्ट रूल है लोन ऑफर डिस्क्लोजर। लोन ऑफर डिस्क्लोजर बेसिकली हमारे ट्रांसपेरेंसी वाला जो क्लॉज है उसको वो करता है कि हमें हर लोन जो भी कस्टमर को दिया जा रहा है उसमें किन चीज़ों को क्लियरली शो करना है। आप मस्ट शो, एप्लीकेशन जो है वो आपकी इन चीज़ों को एकदम क्लियरली शो करना है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या ऑफर कर रहे हैं,
टेन्योर आप कितना दे रहे हैं, एपीआर आपका क्या बन रहा है, और रीपेमेंट टर्म्स आपके क्या है, और के एफ एस का मतलब है की फैक्ट्स शीट। की फैक्ट शीट का मतलब है कि जो जो आप उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितने लोन पे जितना इंटरेस्ट पेबल बनता है, कितने टेन्योर में बनता है, उसकी आप बकायदा पूरी डिटेल दें। की फैक्ट शीट लिंक आप उसे देना है। स्पेसिफिकली फॉर द मल्टी लेंडर एप्स, अगर आपका मल्टी लेंडर एप्स का मतलब वो है कि जहां आपकी ऐप जो मल्टीपल लेंडर्स के ऑफर को एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाती है, तो उसमें आपको ये चीजें स्पेसिफिकली हो जाती हैं। ठीक है। एंड डेटा प्राइवेसी रूल्स, अब क्योंकि डिजिटल लेंडर जो है वो सारा डेटा सॉफ्ट कॉपी में आपसे या कस्टमर से कलेक्ट करता है, तो इसकी प्राइवेसी की जिम्मेदारी भी एनबीएफसी और बैंक की होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कस्टमर का कॉन्सेंट लेना चाहिए डेटा यूज करने के लिए। आपने किसी का केवाईसी जो है वो एक्सेस किया थ्रू आपका जो भी मोड है, फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से, लॉकर से, आपने डिजी लॉकर जिसे हम बोलते हैं, डिजी लॉकर से अगर आपने उसके केवाईसी को एक्सेस किया है, या आधार के एपीआई के थ्रू उसका केवाईसी एक्सेस किया है, तो इसमें कस्टमर का कंसर्न लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये आपके ब्रीच ऑफ डेटा प्राइवेसी के अंदर आता है। नो बायोमेट्रिक डेटा अलाउड, बायोमेट्रिक डेटा इसमें अलाउड नहीं होगा। देन इसमें डेटा स्टोरेज ओनली इन इंडिया, जो भी डेटा आप यूज करेंगे लोन प्रोसेसिंग के लिए, चाहे वो उसके केवाईसी हो, चाहे वो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, या फिर उसके इनकम इन्फॉर्मेशन हो, जो भी डेटा आप स्टोर करते हैं अपने ऐप के अंदर या उसके क्लाउड पे, तो वो डेटा का स्टोरेज जो है इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। आउट ऑफ इंडिया या इंडिया से बाहर उसे आपको स्टोर करने की परमिशन नहीं होगी। देन इसमें एक और इम्पोर्टेंट रूल ये है कि थर्ड पार्टी डेटा शेयरिंग डिस्क्लोजर मैंडेटरी। अगर आप कोई डेटा किसी थर्ड पार्टी को शेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी डिजिटल लैंडिंग में कई सारी एपीआई इंटीग्रेटेड है, फॉर एग्जांपल आपकी सिबिल की एपीआई है, आपकी पैन वेरिफिकेशन की एपीआई है, आपकी ईपीएफ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की एपीआई है, या और किसी भी तरह की एक्स वाई जेड एपीआई आपकी इंटीग्रेटेड है, जिसमें आप अपने कस्टमर का कोई भी केवाईसी डॉक्यूमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, थर्ड पार्टी एपीआई में, या किसी और वेंडर को, तो उसमें आपको मैंडेटरली डिस्क्लोजर देना है कस्टमर को कि आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम ड्यूरिंग द लोन प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए किसी थर्ड पार्टी वेंडर को शेयर कर सकते हैं। उसमें शेयरिंग का डिस्क्लोजर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ग्रीवेंस रिडर्सल जो है, ग्रीवेंस रिडर्सल के ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या चेंजेस किए हैं। ईच एलएसपी एंड बैंक मस्ट हैव ए ग्रीवियंस ऑफिसर। जो भी अगर कोई किसी कस्टमर को प्रॉब्लम होती है, कोई कंप्लेंट अगर उसकी है, तो उसकी कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ग्रीवेंस ऑफिसर असाइन होना चाहिए, और वो आपके ऐप एंड वेबसाइट पे डिस्क्लोज होना चाहिए। उसका नंबर, उसका ईमेल आईडी, कैसे उसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है और कंप्लेंट किस तरह से उसे दी जा सकती है। देन आपको कंप्लेंट रिजॉल्व जो है विद इन 30 डेज में करनी है। कंप्लेंट अनरिजॉल्व इज मोर देन 30 डेज विल बी ए प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, तो आपको जो कंप्लेंट है वो विद इन 30 डेज में सॉल्व करनी है। आपको यूज करना है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको आपको बनाना है और उसे यूज करना है। और या फिर आप ये सचेत पोर्टल का आप यूज कर सकते हैं। सचेत पोर्टल भी एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। सो नेक्स्ट है हमारा एफएलडीजी। आपने सुना होगा एफएलडीजी। एफएलडीजी बेसिकली क्या है, फर्स्ट लॉस गारंटी, जिसे हम डीएलजी बोल रहे हैं। यहाँ पे एफएलडीजी आप जनरली आपने वर्ड सुना होगा एफएलडीजी। एफएलडीजी बेसिकली क्या है, फर्स्ट डिफॉल्ट लॉस गारंटी। अगर आप कोई एलएसपी के रूप में काम कर रहे हैं, या बीसी पार्टनर या एलएसपी बोलते हैं हम उसे, अगर आप उनके रूप में काम कर रहे हैं और किसी बैंक के साथ के लिए सोर्सिंग करते हैं या कलेक्शन करते हैं या कोई और सर्विसेज किसी बैंक को दे रहे हैं, तो थर्ड पार्टी टेक्स पार्ट ऑफ एफएलडीजी लॉस गारंटी, तो आपसे वो एफएलडीजी लेता है। बट इसमें एफएलडीजी की कैपिंग जो है मैक्सिमम 5% ऑफ द पोर्टफोलियो है। अब अगर मान लो आपने किसी के लिए 10 करोड़ का पोर्टफोलियो बनवाया, आपकी सोर्सिंग थी, आपका बिजनेस सोर्स का मॉडल था, तो आप उस पर मैक्सिमम 5% ही आप उससे वो एफएलडीजी ले सकता है। ठीक है, तो ये क्लॉज हमारे को ये कहता है मस्ट बी इन्वोक्ड विद इन 120 डेज। अगर कोई एफएलडीजी हुई है तो 120 डेज के अंदर ही डिफॉल्ट को आपको इन्वोक करना है। ओनली फॉर द आरबीआई एलिजिबल पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो आरबीआई ने एलिजिबल दिया है, जैसे आपका गोल्ड लोन का है या
जो भी आपके सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के प्रोडक्ट हैं जो जिन पे एफएलडीजी एप्लीकेबल है, उन्हीं के पोर्टफोलियो पे ही आपकी एफएलडीजी एप्लीकेबल है, अदर पोर्टफोलियो पे ये आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। देन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जो भी आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है उसकी मंथ ऑन मंथ आपको रिपोर्टिंग करनी है। इसमें रिपोर्टिंग क्या है, ऑल DLSAs मतलब डिजिटल लैंडिंग एप्स मस्ट रजिस्टर्ड ऑन CIMS सेंट्रल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, जो कि है 15 जून से पहले आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है कि ये हम जो लोन देने वाले हैं ये इस ऐप के थ्रू लोन फंड करने वाले हैं। तो चलिए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो अगला है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। सो रिपोर्टिंग किसी भी लोन की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दो जगह पे, एक आरबीआई के अंदर रिपोर्टिंग उसकी होनी चाहिए, देन उसमें CIC होता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, ठीक है, क्रेडिट इन ब्यूरोज में है, उनकी अंदर रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑल DLAS ऑल डिजिटल लैंडिंग एप्स जो है मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन CIMS पोर्टल बाय 15 जून 2025, जो कि आज से ऑलमोस्ट 15 डेज के बाद है। तो इसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो लोन एप्स हैं उसको अंडर CIMS के अंदर रजिस्टर्ड करवाना है कि हम इस पोर्टल या इस ऐप के थ्रू मार्केट में लोन फंड करने वाले हैं, और उसकी रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के अंदर होनी है। CIMS का बेसिकली मतलब वही है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपने इंडिविजुअल बोरोवर्स को लोन दिया है उनकी रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम, जैसे आज की डेट में 4th डे टाइम टू टाइम आपकी CIC या ब्यूरोज जो है, 4 ब्यूरोज जो है आपके, 4 ब्यूरोज में कौन से हैं, सिविल है, क्रिफ है, हाई मार्क है एंड एक्सपीरियन है, ये चारों जो ब्यूरोज हैं उसमें आपकी रिपोर्टिंग जो है विद इन 15 डेज का जो साइकिल पीरियड है, एवरी 15 डेज में रिपोर्टिंग होनी मैंडेटरी है। इसका आरबीआई जो है एक डेटा भी पब्लिश करेगा कि कौन कौन से लेंडर से किस किस ने कितना कितना लोन दिया है, कौन कौन के किस किस ऐप प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। तो ये है आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं कि जो पिछले टाइम से जो रूल्स चलते आ रहे हैं और अभी जो 2025 मई 2025 में बेसिकली जो रूल चेंज हुए हैं डिजिटल लैंडिंग में, उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले फीचर से बाइफरकेट कर लेते हैं। कूलिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड जनरली क्या था, 3 दिन का दिया जाता था बोरोवर को, कि 3 दिन के अंदर अगर आपने कोई लोन लिया है डिजिटल लैंडिंग के थ्रू आप उसे कैंसिल करा सकते हैं, बट अभी वो घटाकर ओनली 1 डे का रख दिया है एज पर मई 2025। डिफॉल्ट लॉस गारंटी रूल्स क्या था, बेसिक रूल्स थे उसमें, बट अभी क्या है इन्होंने डिटेल्ड कैप कर दिया है। इसमें डिटेल्ड रूल बनाया गया है कि आप 5% से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, और वो भी किन किन कंडीशन में कौन से पोर्टफोलियो पे ले सकते हैं, उसकी एक डिटेल गाइडलाइन उन्होंने इशू करी है। देन डेटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी में बेसिक रूल्स थे, बट अभी क्या है इनको आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म और DPDA के साथ अलाइनमेंट होना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म डिटेल जो है पर्सनल डिटेल जो है उसके अकॉर्डिंग आपको अलाइन होना है। देन एप्स ऑफर, पहले ऐप जो है एक लिमिटेड ऑफर होते थे जिसमें लिमिटेड लेंडर्स ही परफॉर्म करते थे, एक बैंकर एक ही ऐप में एक ही ऑफर देता था, बट अभी मल्टीपल ऑफर होंगे और लिमिटेड जो है इंफॉर्मेशन जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दिया जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन होंगी, उसमें एक फैक्ट शीट भी होगी जिसे हम KFS बोलते हैं, की फैक्ट शीट, वो भी दी जाएगी। और इसके अलावा जितने भी सैंक्शन लेटर हैं, उसका एग्रीमेंट है, लोन किट है, वो सारे आपको सॉफ्ट कॉपी में दिए जाएंगे। तो ये हमारा कंपैरिजन है प्रीवियस रूल्स और नए रूल्स के बिटवीन में। तो कंक्लूजन बेसिकली इसका पूरा क्या निकल के आता है कि जो डिजिटल लैंडिंग है इसमें बोरोवर्स को काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगा, बोरोवर्स को काफ़ी ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, और लेंडर्स के ऊपर कंप्लाइंसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और लेंडर्स को काफ़ी सोच समझ के कंप्लाइंसेस को पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज उन पर पेनल्टी चार्ज हो सकती है। तो लैंडिंग जो है मोर ट्रस्टवर्थी बन जाएगा इसमें। तो ये है कंक्लूजन। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी हो जो आपको लगता है कि एक वैल्यू एडिशन किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह के आपको वीडियोज इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप ये मुझे बताइए, क्या ये जो रूल्स चेंज हुए हैं, क्या आपको ये नए रूल्स हैं सही लग रहे हैं, ये डिजिटल लैंडिंग मार्केट में किस तरह इम्पैक्ट डालने वाले हैं, क्या डिजिटल लैंडिंग की ग्रोथ जो हाई होती थी, जो एक काफ़ी
क्विक ग्रोथ जिसे बोल रहे थे, क्या इस नए रूल से उनकी ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट आएगा? क्या उनके वो जो फंडिंग क्राइटेरिया है उसमें कोई नए बदलाव आएंगे? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।